अच्छी है। अरे नहीं दीदी, इतनी खास नहीं। वैसे भी ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे क्या लगता है तेरी दीदी बहुत गरीब है? अरे दीदी तो बस ऐसे ही देख रही थी। दीपक इसे पैक कर दे। देख रही हाँ बोलो ना। मैं वो साड़ी ले रही हूँ, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। ठीक। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ। तू खुद के लिए कुछ भी नहीं करती और हमारी हर इच्छा पूरी करती है। माँ, आप दोनों की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप दोनों ही तो है मेरे लिए। नमस्कार मन्ना, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। जेठी, क्या हुआ अन्ना? हमको वही वाला लड़की चाहिए। नया लड़की? वो ऐसा लड़की नहीं है। शौक का शौक लड़की दिखता है, बस उसका सही कीमत होना चाहिए। ले लो। माधवी और उसका परिवार 3 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से मुंबई आए थे। अपनी बहन और मां के साथ रहने वाली माधवी के सर पर पिता का साया नहीं था, लिहाजा परिवार की सारी जिम्मेदारी माधवी ने अपने कंधों पर ली थी। उसके लिए अपने परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। माधवी की छोटी बहन राधिका को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। अपनी छोटी बहन के करियर और विधवा माँ की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए माधवी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक साड़ी की दुकान में काम करने लगी। लेकिन अभी हमने देखा कि माधवी एक बार में नौकरी कर रही थी। लेकिन माधवी जैसी सुशील लड़की ऐसी जगह काम क्यों कर रही थी? क्या ये उसकी मजबूरी थी या कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की ललक? बेटा दिया जला दे। लाडला भैया, तू भी खा। और तू भी खा, ले पूरा खा। ये लो। आ गई माधवी। अरे दीदी, आज इतनी जल्दी छुट्टी? और ये शक्ल पे 12 क्यों बजे? हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। वो लोग दुकान बंद करके गांव जाना चाहते हैं। कल से काम पे नहीं जाना है। क्या बात कर रही है बेटी? अरे दीदी, दीदी सुन तो। तू थांब, मी बघतो। माधवी, काय झालं? मामा आपको तो पता है ना, अगर मैं घर पे बैठ गई तो छुटकी की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा, माँ की सेहत का ख्याल रखना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। माधवी, मुंह बोला इसे। ये मामा अभी जिंदा है। देख, उस दुकान पर नौकरी भी तो मैंने ही दिलवाई थी। हाँ, तो इससे आगे उससे भी अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। अब हंस के दिखा। देख, हंसते वक्त कितनी खूबसूरत दिखती है तू। ऐसे ही हंसते रहना। नौकरी का क्या है, और मिल जाएगी। आ, अरे आना। बैठ। ये अन्ना है ना, बड़ा अच्छा आदमी। देख माधवी, मुझे पता है तू ये सोच रही है ना कि मामा तुझे यहाँ क्यों ले आया। तुझे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ तुझे वेटर का काम करना है। देख, पगार कम है लेकिन टिप अच्छी मिल जाएगी। अरे बैठ बैठ, बहुत दिन के बाद। हाँ, आपको बोला था ना।
कर लेगी? हाँ ना, मेरी गारंटी। बाद में प्रॉब्लम नहीं मांगता मेरे को। अच्छा है। जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने समझा दिया है, अभी आप ही सिखाएंगे ना सब। वो मैं सब सिखा देगा इसको, लेकिन अपना मर्जी से है ना। होशियार है, पहले दुकान में काम करती थी, आप सिखा देंगे ना सब समझ जाएगी। अन्ना कैसा है? मस्त हाँ? माधवी, कह रहे? हाँ ना, एक मिनट से मैं आता हूँ। माधवी, मेरी बात तो सुन। देख, मेरा अपना भी कोई काम नहीं चल रहा, वरना मैं तुझे एक काम करने देता। नहीं मामा, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। क्या सोच कर लाए थे आप मुझे कि मैं उन शराबियों की गोद में बैठूंगी? नहीं मामा। देख माधवी, मैंने ऐसा बोला मैंने ऐसा? अरे तू नहीं जानती, वहाँ अलग अलग कैटेगरी की लड़कियां काम करती हैं। एक वो जो उन कस्टमरों की गोद में जाके बैठती हैं, दूसरी सिर्फ गाना गाती, और तीसरी सिर्फ वेटर का काम करती हैं। वो तुझे मालूम है उनका पगार कितना होता है? 10,000 रुपया, और दिन का 1,500-2,000 रुपया अलग से घर ले जाती हैं टिप में। महीने का 50-60 हजार आराम से कमा लेती हैं वो। देख माधवी, अच्छा कमाएगी तो माँ का ख्याल रख पाएगी, बहन की पढ़ाई भी तो करानी है। हाँ, वहाँ का माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन और भी तो लड़कियां काम करती हैं ना वहाँ पर। नहीं मामा, नहीं। माधवी, माँ, क्या हुआ? दीदी माँ की खांसी बढ़ती जा रही और पता है शर्मा आंटी ने मुझसे कह दिया है कि जाकर अपना इलाज करवा लो। सीधे सीधे नौकरी से निकाल दिया। कहते हैं मेरी खांसी से उनके परिवार में बीमारी फैल जाएगी, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। मन पे बोझ मत ला बेटा। अम्मा अपनी हालत देखो। दीदी मुझे टीबी का डाउट है। अरे बेटा, टीबी बीबी कुछ नहीं है, दवाई लूंगी ना सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही होगा, छुट्टी की पढ़ाई भी और तेरा इलाज भी। मामा है ना, मामा ने मुझे बहुत बड़ी कंपनी में काम दिलवाने का वादा किया है। हाँ, और मैं इंटरव्यू भी देके आई हूँ। मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाए। देखा माँ, मैंने कहा था ना, भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब तुम चलो अंदर चलो और रेस्ट करो। हाँ बेटा।
ए मुस्कान, खसक। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं ऐसी नहीं हूँ। इधर तो जितनी भी लड़कियां देख रही है ना, कोई भी ऐसी नहीं है। कोई भी लड़की न्यूज़पेपर में ऐड देखकर इधर ही अपना करियर बनाने को नहीं आई। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। तेरी भी होगी। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? माधवी। गीता मेरा नाम। ये जो तू मेरे चेहरे पे हंसी देख रही है ना, इस पे मत जा। अंदर बहुत गम है। देख बात, तेरे सामने दो रास्ते हैं। ये जो तू ये दरवाजा देख रही है ना, इधर से सीधे बाहर जाने का और वहां से ऑटो रिक्शा पकड़ने का और सीधा स्टेशन। जिधर इससे गांव, खेड़ा, शहर, जिधर से भी तू आई है ना, उधर ही वापस जाने का। और दूसरा रास्ता, जो सपना लेकर तू इधर ही आई है ना, उसको पूरा करने का, मजबूत बनने का। देख माधव, इधर साला जितने भी ये फंटर लोग आते हैं ना, बेवड़े साले, सब के सब अंदर से फुसकी होते हैं। जब तक तेरी मर्जी ना हो ना, कोई तेरे को छू तक नहीं सकता, हाथ तक नहीं लगा सकता। और फिर बाकी सब संभालने के लिए मैं हूं ना तेरे पास। देख, सिर्फ मजबूत बनने का। सीधी साधी माधवी ने इस अलग सी दुनिया में ये सोचकर कदम रखा था कि जल्द ही ढेर सारे पैसे कमाकर वो अपनी माँ और बहन के सपनों को पूरा करेगी। हालांकि माधवी ने अपने आप को इस जगह की बुराइयों से बचा कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो इस माहौल में ढलने लगी और फिर वक्त के साथ वो तेजी से बदलने लगी। जहां एक वक्त उसे कस्टमर से टिप लेने में शर्म आती थी, वहीं अब उसकी नजरें ये देखने के लिए घूमती रहती कि कौन कस्टमर उसे टिप देने के लिए इशारा कर रहा है। और उसका यही बदला रंग ढंग उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। ये तू रख। अरे पापा, मैं नहीं आ सकती। दीदी आई है, समझने की कोशिश करो ना। कि ओके, ठीक है, कोई बहाना बना के निकलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बाय। तो कौन है ये साहब? दीदी वो मेरी सीनियर है। ऐसी कोई बात नहीं है। पसंद है? कौन? अच्छा, कौन? ठीक है, तो मैं तो सोच रही थी बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन अगर तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो दीदी, हाँ, वो उनका नाम डॉक्टर विमल पांडे, मेरे सीनियर है। वो उनका नाम विमल पांडे है। जा, पांडे जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों दीदी? मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। हाँ, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। बेटा, कितनी खुशियां बांटती है तू। पर बेटा, तू ये तो बता, काम क्या कर रही है? और किशोर कहता था कि कोई कंपनी में काम कर रही है। हाँ बेटा, ये कौन सी कंपनी है जो महीने महीने भर तुझे छुट्टी नहीं देती? अरे दीदी, तू कशाला चिंता करते? तिला उसे अपने काम पर ध्यान देने दो। तुम्हारा विश्वास है ना मुझ पर? है ना? हाँ। बस चलो, अब उसे अपने काम पर जाने दो। उसकी बस का वक्त हुआ है। बेटा, तो अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, तू भी अपना ख्याल रखना माँ। चलती हूँ।
आपका बंगाली बाबू आ गया। धन्यवाद। हम तुमको ভালোবাসতে है, मतलब आई लव यू। क्या? देखो, हमको तुम्हारे बारे में सब पता है। हमसे शादी करेगा? बोलो ना। तू पागल है माधवी? तू हाँ क्यों नहीं बोल देती उसको? हाँ? देख, वो बंगाली पिछले महीने से तेरे चक्कर काट रहा है और देखा जाए ना तो आज तक उसी की दी हुई टिप से तेरे सारे खर्चे चले और एक बार शादी होने के बाद वो तेरी माँ और बहन का खर्चा भी उठा लेगा। और सोच, वो बंगाली तेरे वास्ते सब कुछ जानता है, तेरा बैकग्राउंड सब। और देख, एक बार शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, उसके बाद तेरी माँ और बहन को तेरी पिछली जिंदगी के बारे में पता भी चलेगा तो। लेकिन मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। मैं ही जानता उसको, प्रीतम घोष को मैं ही जानता। ये गीता बराबर बोलती है, मेरा पुराना दोस्त है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत पैसा है उसके पास। वो मेरे को बोला वो तेरे से शादी बनाएगा, तुम्हारे माँ के इलाज के लिए पैसा देगा, तुम्हारे सिस्टर के पढ़ाई के लिए पैसा देगा, पूरा खर्चा उठाएगा। समझा उसको? सोच क्या रही है माधवी? हाँ बोल दे उसको, अपनी जिंदगी जी ले माधवी, सोचना छोड़, बोल दे आई लव यू साले को। प्रीतम माधवी के जीवन में रोशनी की किरण बनकर आया। माधवी को भी प्रीतम अच्छा लगने लगा। वो 1 महीने से माधवी के पास आ रहा था और इस दौरान उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे माधवी को जरा भी तकलीफ पहुंचे। ऊपर से उसने माधवी का सारा खर्च उठाने का वादा भी किया और उसके पेशे को जानते हुए भी वो माधवी से शादी करने के लिए तैयार था। इसीलिए हाँ ना के बीच फंसी माधवी ने अपने और अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रीतम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक मंदिर में घर के ही लोगों के बीच एक छोटी सी रस्म के साथ माधवी और प्रीतम की शादी हो गई। माधवी का परिवार बेहद खुश था, खासकर उसकी माँ, कि आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। और प्रीतम ने भी माधवी को इतना प्यार और मान सम्मान दिया कि वो अपने पिछले जीवन के सारे कष्ट भूल गई। और देखते देखते 3 महीने गुजर गए। सब भालो ना, इतना ये क्या है? इतने दवा है, डॉक्टर ने बोला ना। चलो 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 चलो, मुंह खोलो, दवा नो। इटा जल जल जल, बस इटा 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 इटा। बच्चा का जैसे नखरा मत करो तुम। लो, इटा लास्ट लास्ट। डॉक्टर ने बोला सिर्फ 4 ही दवाई है, ये तो एक्स्ट्रा है। नो नखरा करता है। चलो चलो खाओ खाओ, ये गुड गर्ल। माँ, माधवी मेरी जान। बस मैं तेरी वास्ते बहुत खुश है रे। चल अंदर। तू जा, आराम से जा, बैठ जा। ये देख, मैं तेरे बच्चे के वास्ते क्या लेकर आई। बहुत अच्छा है। अच्छा बता, कब आ रहा है हमारा शाहरुख खान? माधवी, तू ठीक तो है ना? माधवी, आई एम सॉरी मिस्टर घोष, आपकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया है। हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, बट नो प्रॉब्लम, आपकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तू बहुत बहादुर है रे। देख ऊपर वाले ने तेरे वास्ते जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, तो चिंता मत कर रे। हेलो, हाँ एखुनी अभी हम बोलते हैं।
क्या हुआ? बड़ा साहब का फोन था, काम पे बुला रहा है, लेकिन हम तुमको ऐसा छोड़ के नहीं जाएगा। आप चाहिए, मैं ठीक हूँ। ऐसा हालात घोष बाबू तुम जा, मैं रखेगी माधवी का ख्याल। ना, मैं छाड़ के नहीं जाएगा इसको ऐसा। आपका काम है, आप चाहिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरा ख्याल रखेगी। मैं फोन करता रहेगा। माधवी को ऊपर वाले ने ढेरों खुशियां दी और फिर अचानक सारी खुशियां छीन भी ली। वो अपने पति के साथ खुश थी, मां बनने वाली थी कि अचानक उसका मिसकैरेज हो गया। माधवी टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे इस गम को भुलाने लगी। लेकिन माधवी के दुखों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक माधवी का पति प्रीतम घोष गायब हो गया। वो 2 दिन के लिए कहकर गया था, 5 दिन हो चुके थे, उसका कहीं कुछ पता नहीं था। माधवी परेशान थी, आखिर अपने पति को ढूंढे तो ढूंढे कहां। हेलो गीता। हाँ माधवी। गीता, इनका कुछ पता नहीं चला, 5 दिन हो गए हैं। क्या? समझ में नहीं आ रहा है। तूने अपनी माँ को बताया? नहीं, मैं अम्मा को नहीं बता सकती हूँ, एकदम पहले से ही उनकी तबीयत खराब है। तो टेंशन ना ले। ठीक है। नमस्ते, आप माधवी भाभी है ना? हाँ, मैं माधवी हूँ, लेकिन आप कौन? जी, मुझे घोष बाबू ने भेजा। कहाँ है वो? नहीं, वो एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन है कहाँ? आप शांत हो जाइए, मैं अभी आपकी बात कराता हूँ। कार फोन आया तो हेलो, घोष बाबू। हाँ, लीजिए, भाभी जी से बात कीजिए। हेलो, कहाँ है आप? कब से आपको फोन लगा रही हूँ मैं, कुछ आता पता ही नहीं है आपका। ओ बाबा, मैं अपना वो बड़ा साहब के साथ आया था ना काम पे, तो एखाने ना वो कोयला का खान में काम, तो नेटवर्क ना आता ही नहीं। कितनी परेशान हो गई थी मैं, जानते हैं कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे हमें, एक फोन तो कर दिया होता। सॉरी बाबा। देखो, तुम एक काज करो, भैरव के संग ना तुम एखाने आ जाओ। हाँ, लेकिन कहाँ? वो सब हम तुमको बाद में बताएगा, तुम अभी भैरव के संग आ जाओ ना। ठीक है, लेकिन सुनिए, राधिका का फोन आया था, अम्मा ने पैसे भिजवाने को कहा है। अरे बाबा, सर्वप्रथम तुम एखाने आ जाओ, पैसा अम्मा के पास पहुंच जाएगा, ठीक है? ऐसे जाओ। माधवी को जब अपने पति का पैगाम आया तो उसकी जान में जान है। उसकी बात जब अपने पति प्रीतम घोष से हुई तो उसने बताया कि उसकी पोस्टिंग अब कोलकाता में हो गई थी। सुनकर माधवी को कुछ अजीब लगा कि प्रीतम ने बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, लेकिन उसके लिए तो इतना ही काफी था कि उसका पति फिर से उसके जीवन में आ गया था। लिहाजा वो फौरन कोलकाता के लिए रवाना हो गई। एक मिनट, हम यहाँ क्यों आए हैं? अब तो कोलकाता की गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन जाने वाले थे ना। अरे वो घोष बाबू ने बोला था कि आपकी माँ को कुछ पैसे देने हैं, यहीं किसी से लेने हैं। आ जाओ, आओ। यहाँ से? हाँ, आ जाओ आओ।
भाई यही है। माल तो तू ठीक ठाक है, जान है, काम कर लेगी। रिपोर्ट तो ठीक मिली है इसकी। नाम क्या है इसका? माधवी। प्रीतम घोष ने रखा है इसे। 3 महीने बराबर एक्सपीरियंस दिया है। फुल्ली ट्रेंड है ताई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, अगर मेरे हस्बैंड को यहाँ पता चला ना। कौन हस्बैंड? अच्छा, प्रीतम घोष, जिनका नाम तुम इतनी बदतमीजी से ले रहे हो, मेरे हस्बैंड है। चलो चलो फोन लगाओ उन्हें, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। फोन लगाओ। चल उठ जा, उठ, नहा धो के तैयार हो जा। आज मेरे घर में तेरी पहली रात है। 21,000 दिया कस्टमर ने तेरे लिए। चल तैयार हो जा। मुझे गलती से याद आया गया, वो मेरे पे धोखा दिया है। मेरे पति प्रीतम घोष। पति प्रीतम? अरे तेरा पति तेरे को बेच के गया है। 3 लाख रुपए दिए मैंने तेरे लिए। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ मैं? रुक, 9345 यही है ना तेरे पति का नंबर? देख स्पीकर ऑन। नमस्कार घोष बाबू। नमस्कार ताई, की केमन मालटा डिलीवर हो गया? अरे डिलीवरी तो हो गई। माधवी है ना उसका नाम? हाँ वहीटा सही गर्ल। वो पैसे पहुंच गए ना, मैंने भैरव के हाथ से भेजे थे, पूरे 3 लाख थे। अरे कुछ ज्यादा ले लिया आपने घोष बाबू। हाँ ना ताई एरकम बोलिए मत। এটা কি আমি একলা नहीं, हमार संग और भी तो पार्टनर ना, सबको देना पड़ेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं। एक बात बोलूं कसम से, एक बार अगर माधवी लाइन पे आ गई ना, ये 2-3 लाख ना 6 लाख 2 महीने में ही हो जाएगा। अरे इतनी अच्छी थी तो तू ही लगा रहता, आई को बेचा रे इसको। अरे ताई वो बच्चा पैदा करने लगी, टेंशन हो गया था। अरे किसी तरह मैं वो दवाई दे के उसका मिसकैरेज करवाया। आप तो जानता ना, मैं शादीशुदा आदमी, अपना बच्चा ये रकम उसके साथ कंटिन्यू करता। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, खूब भालो। सुन लिया तुझे? देख अब मेरे को बिल्कुल नाटक नहीं होता है। हाँ अब एकदम नवरी सर की दुल्हन की तरह तैयार हो जा। हाँ आज कस्टमर आएगा शाम को तेरे लिए। चल उठ जा, आज उठ जा। चल 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 प्लीज रेखा आज छोड़ दो। भरोसे का कत्ल इंसान को कई बार इस कदर तोड़ देता है कि उसकी शख्सियत ही बदल जाती है। माधवी के साथ भी यही हुआ। उसने एक ऐसी जिंदगी को अपना लिया जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि उसका भरोसा एक ऐसे शख्स ने तोड़ा
जिस पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, और ऊपर से माँ और बहन की जिम्मेदारी। माधवी का परिवार नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा था, किन हालात से जूझ रही थी वो। आजा, तुझे जन्नत दिखा कौन दूंगा। सी जगह है यार ये? अरे जन्नत है, जन्नत भाई। अरे यार ये तुम लोग कहाँ ले आए यार? कहाँ है? अरे यही तो जिंदगी के असली मजे हैं। मुझे पसंद नहीं यार, मैं जा रहा हूँ यार। अरे कहाँ जाएगा, कमाल कर रहा है। पहली बार है उसका, मालदार पाटिया खींच के लेना, मज्जा कर। चल, कभी किसी लड़की के पास गए नहीं? हेलो, अरे यार हो कहाँ तुम? सुबह से 20 बार कॉल कर चुके हो और अब मिलने नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अच्छा, इतने सारे कॉल, बड़ा प्यार आ रहा है आज। तुमने तो ढंग से एक बार भी जवाब नहीं दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ क्या जरूरी काम था? मुझे ये बताओ राधिका, तुम्हारी बहन माधवी कहाँ है आजकल? दीदी तो अपने ससुराल में है। क्यों? अच्छा, यही है ना तुम्हारी बहन माधवी? विमल, दीदी कहाँ है? कहाँ है? चलो मेरे साथ। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, दीदी रुको, दीदी, दीदी रुको। दीदी, क्यों आई है तू यहाँ पे? किसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ? दीदी, ये डॉक्टर विमल है, उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आया। अब यहाँ क्या कर रहे हो? विमल बहुत शरीफ लड़का है राधिका, तू उससे शादी कर ले, लेकिन मुझसे कोई रिश्ता मत रख। नहीं, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। तू इसको यहाँ से लेकर जाओ। मैं चाहती हूँ मैं आपको छोड़ के चले जाऊं। मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना है। चलिए आप चलिए यहाँ से। मेरा वाला है, बहुत खतरनाक लोग हैं। चल 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 मेरे साथ। क्या हो रहा है?
कौन है ये? रिश्तेदार है तेरा? नहीं, ये डॉक्टर है, हम जैसे लोगों का चेकअप करने के लिए। डॉक्टर है तो पहले ताई से मिलना पड़ेगा। चल निकल निकल, चल तू भी चल चल चल। अरे दीदी, बेटी के भेजे तोहफे पसंद आए? हाँ, अरे अपनी माधवी बहुत खुश है। और तुम्हें पता है जमाई बाबू भी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, आमदनी भी अच्छी खासी है, रानी की तरह रह रही है अपनी माधवी। हाँ माधवी खुशनसीब है, लेकिन किशोर एक बार माधवी को देखने का मन करता है। हाँ तो देख लेना जब आएगी। अरे राधिका, विमल आओ अंदर आओ। राधिका, तुम्हारे लिए भी साड़ी भेजी है दीदी ने, खोल के देखो, बड़ी अच्छी है। मामा तुम दीदी से मिले? हाँ, एक मिनट। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ बोलो भैरव। भैरव आ रहा है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। चल किशोर जल्दी आ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ आता हूँ। काम का फोन, जाना पड़ेगा, जल्दी है। दीदी मैं जाके आता हूँ। हाँ? बोल, कौन आला होता बता। अच्छा, तो तू भी इसमें शामिल है? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। तू ही था ना जो मुझे पहली बार बाहर में लेके गया था, मामा। इतनी अगर समझ तुझ में होती तो तुझे भांजी थोड़ी न बनाता। अब सुन, ये सारा जाल मेरा बिछाया हुआ था। तेरी वो दुकान की नौकरी भी मैंने ही छुड़वाई थी। और तुझे बाहर में नौकरी भी मैंने ही दिलवाई। घोष बाबू से तेरी शादी भी मैंने ही करवाई थी। शादी के तुझे बेचा था घोष बाबू को। दादा, घोष भी 3 महीने तेरे साथ मजा मारते रहा, और फिर तुझे यहाँ लाके 4 गुना दाम पर बेचा। तो इससे आगे तुझे 3 गुना दामों पर मैं बेचूंगा। सुन, तू माँ की चिंता मत कर, मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। हाँ, तू सिर्फ काम करके पैसे भेजा कर। हाँ? मेरी सोने की मुर्गी। वो भी सुन 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 सुन, वो भी एक नहीं 2-2। हाँ, नहीं समझी? तेरी छोटी बहन राधिका, वो भी तो तैयार हो गई, उससे ज्यादा पैसा आएगा। मामा, मेरे साथ जो करना है कर लो, मेरी छोटी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन को छोड़ दो। दीदी प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज दीदी। मामू का पीछा करते करते खुद ही जेल में आ गई। बहन को भगा कर ले जाएगी तू? हाँ? थाम रे, खड़ी खड़ी तेज ले। ये तो हिसाब का हुआ, थोड़ा मेरा चाय पानी मिल जाता है। देर सारा मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँ। राहून दे ना ताई, काय तू पण ना। कहाँ है वो दोनों बहनें? कौन सी 2 बहनें? यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं। आपको कौन सी चाहिए? देख ताई,
सीधे सीधे बताओ दोनों बहनें कहाँ जिससे तुम यहाँ जबरदस्ती धंधा करवा दी? धंधा ही तो नहीं चल रहा इंस्पेक्टर साहब। ये तलाशी लो सब जगह की। हाय इंस्पेक्टर साहब, काय मला त्रास देता? माधवी और राधिका यहीं पर है इंस्पेक्टर साहब। ये किशोर है, उन दोनों का मुंह बोला मामा। इसे सब कुछ पता है, आप इससे पूछिए। नहीं साहब, मैं बैठा रहा ले लो साहब। रुको। उन दो बहनों को मैं नहीं बेचा था यहाँ पे साहब। गलती हो गई साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। गलती हो गई। ए चल चल, अब चुप। यही नहीं, तू भी चलेगी। मी पण? हाँ। अगर राधिका ने आज मामा की बातों पर शक नहीं किया होता और पीछा करते करते यहाँ तक नहीं पहुँचती तो इस मामा का खेल आज खत्म ही नहीं होता। और वैसे भी ताई, अब तो तेरे खिलाफ गवाही देने को ये दोनों बहनें हैं। चलो रे, चलो। और आखिरकार माधवी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को उनके किए की सजा मिली। अदालत ने माधवी के पति प्रीतम घोष को साजिश के तहत गर्भपात के लिए आईपीसी की धारा 312, आपराधिक षड्यंत्र के लिए 120B और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के सेक्शन 34 के तहत दोषी पाते हुए 8 साल कैद की सजा सुनाई। मामा किशोर को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B, किसी महिला की गरिमा भंग करने के लिए धारा 354 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के सेक्शन 4 के तहत 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। सितारा ताई और भैरव को आईपीसी की धारा 354 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के सेक्शन 4 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। समाज में रिश्ते हमारी हिफाजत के लिए बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किशोर जैसे लोग रिश्तों का नाजायज फायदा उठाते हैं। हम ये नहीं कहते कि रिश्तों पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन सावधान रहिए, परखिए कि कहीं रिश्तों की आड़ में कोई अपना स्वार्थ तो सिद्ध नहीं कर रहा। किसी को ठीक से जाने बगैर उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कई बार बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि माधवी के साथ हुआ। इसीलिए मजबूरियों को अपनी मजबूती से मात दीजिए, उनसे समझौता करके नहीं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।